नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनके कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या नौकरशाही हावी होती जा रही है, क्या प्रशासनिक तंत्र में हावी होता जा रहा है क्या। क्योंकि पहले मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी का मसला सामने आया, एक एसडीएम के बारे में उनका बयान आया और उसको लेकर काफ़ी सारी हलचल भी मची। और कैराना सांसद इकरा हसन जी के साथ भी लगभग कुछ इसी तरह की स्थिति देखने के लिए मिली। सहारनपुर के एडीएम के साथ उनका जो मामला है वो इस टाइम सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच अनंगपुर में महापंचायत हुई तो कैराना सांसद इकरा हसन वहाँ पहुंची। किस तरीके से ये मुद्दा हल की तरफ जाएगा उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही कांवड़ यात्रा और कई दूसरे मुद्दों पर भी। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो अनंगपुर में महापंचायत हुई, आप पहुंची। एक गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और बाधा बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। किस तरीके से पूरी लड़ाई को आप देखती हैं और क्या हल आपको निकलता नजर आया इस पूरे मामले का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसजनक वो मामला है जो आदेश भी आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन मानवता से परे कोई भी आदेश नहीं होना चाहिए, फिर वो फरमान लगने लगता है। और लंबे वक्त से वहाँ पर वो गांव कोई आज का नहीं है, वो एक पुराना हमारे हिस्ट्री से जुड़ा, हमारी संस्कृति से जुड़ा गांव है। राजा अनंगपाल तोमर जी के टाइम का वो गांव है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है सभी सरकारी कार्य भी हुए होंगे, सड़कें बनी हैं, बिजली पहुँची है, पानी पहुँचा है। आज वहाँ के जो लोग हैं उनको इस तरीके से हटाने का जो एक आदेश हुआ है, ये हमारे ख्याल से मानवता के खिलाफ है और हम गाँव वालों के साथ हैं। सरकार उनका कोई स्थायी उपाय करे या उनकी बात को समझकर उनके लिए कोई ऐसा रास्ता, बीच का रास्ता कम से कम तलाशे कि जिससे उनका नुकसान कम से कम हो। तो यही वहाँ पर चर्चा भी हुई। और देखिए, आदेश ज़रूर आया है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार ने काले कानून भी वापस लिए थे, तो सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से या दोबारा रिव्यू पिटिशन डाल के, क्यूरेटिव पिटिशन डाल के, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं अगर करना चाहें तो। सरकारों का काम लोगों को बसाना है, उन्हें उजाड़ना नहीं है। तो हमारी जो महापंचायत थी जिसमें सर्व समाज की थी, 36 बिरादरी वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव का विषय नहीं है। कई ऐसे गांव हैं बसासत में जो आ गए हैं जिनकी लैंड को किसी और कैटेगरी में दिखा के वहाँ के लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ वहाँ का विषय नहीं है, ये और भी हमारे भी एरिया में शायद इस तरह की गांव होंगे। तो ये सभी का विषय है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो कोई भी देश सिर्फ लैंड से नहीं बनता, वहाँ पर रहने वाले लोगों से बनता है। तो सिर्फ लैंड की कैटेगरी के ऊपर लोगों को बेघर करना, उन्हें सड़क पे लाना अनुचित है। और हमारी यही पंचायत ने फैसला लिया है, 30 दिन का टाइम दिया गया है, इसके दौरान सत्र भी चलेगा। तो सत्र चलते चलते अगर सरकार कुछ उपाय अनंगपुर वालों के लिए निकाले तो बेहतर है, नहीं तो फिर दोबारा जो भी पंचायत का निर्णय होगा, हम बिल्कुल साथ हैं पंचायत के। लोकसभा का सत्र भी चलेगा इस बीच में, तो क्या संसद सत्र में भी गूंजेगा ये मामला? जी बिल्कुल, मैंने खुद कहा है कि जैसे ही मुझे प्रश्न करने का मौका मिलेगा तो अनंगपुर वालों की आवाज़ मैं संसद में उठाने का काम करूंगी। मैं समाज की बेटी हूं और जिस तरीके से वहाँ पर अन्याय हो रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व है कि हम उनकी आवाज़ उठाएं और उनकी बेटी उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएगी। अच्छा, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो पूरे विपक्ष ने एकमुश्त होकर मांग की कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इस मुद्दे पे चर्चा हो पूरे देश के सामने। सरकार ने वो मांग तो डिनाई कर दिया आप लोगों की। अब संसद का सत्र बुलाया गया है, मानसून सत्र। तो इस बार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप आवाज़ देने वाली है संसद में? देखिए, हमारे स्थानीय मुद्दे भी बहुत हैं। तो जब अपना मौका आता है तो आदमी को थोड़ा लालच आ जाता है कि अपने क्षेत्र की बात करे। लेकिन उसके साथ साथ जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जिसमें पहलगाम भी शामिल है, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में, क्योंकि कोई रिपोर्ट अब तक साझा नहीं करी गई, उन आतंकवादियों का क्या हुआ, पकड़े गए या नहीं गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विपक्ष जवाब चाहता है। तो पहलगाम हो गया, ऊपर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों
स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, 50% के आबादी वाले स्कूलों को मर्ज करने की जो बात है, वो मर्ज नहीं कर रहे हैं, वो तो बंद कर रहे हैं सीधा सीधा। तो गरीब आदमी से आप शिक्षा का भी अधिकार छीन रहे हैं, तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। अनंगपुर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं ऊपर, अभी मुझे यही ध्यान में है, लेकिन सभी मुद्दे उठाने का हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अच्छा, कांवड़ यात्रा इस बार चर्चाओं में है और पिछले दिनों आपके वीडियो फोटोज भी वायरल हुए जिसमें आप खुद कहीं कांवड़ शिविरों में पहुंची और आपने खुद शिव भक्तों अपने हाथों से प्रसाद भी वितरित किया। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और जो विवाद छिड़ रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर उन पर भी? देखिए, पिछली बार अब ये वही बात है कि जहां सरकार एक तरफ अनंगपुर वालों को कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानो, दूसरी तरफ इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन कर रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर पिछले साल इस मामले के ऊपर अपनी गाइडलाइंस जारी करी थी और सिरे से खारिज करा था ये अपने नाम को लिखवाने की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार बनवाना चाह रही थी। तो अब क्यों फिर से उस मुद्दे को उठाया जा रहा है? क्या सरकारों पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ गरीब आदमियों पे मान्यता है? इसी तरीके से मॉब लिंचिंग के विषय में सरकार ने कहा था कि हर ज़िले में एक अधिकारी नियुक्त होगा जो इन मामलों का सही टाइम पर निस्तारण करेगा। वो आज तक नहीं हुआ। तो जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानती है तो एक गरीब आदमी सिर्फ उसी पे है ये अनिवार्य कि वो माने, तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और हम यही देखिए, कावड़ हमारे पूरे क्षेत्र से निकलती है, सरसावा हो, थाना भवन हो, शामली, कैराना, ये पूरा रूट बनता है और आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है और सभी लोग स्वागत करते हैं, किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सब मैन्युफैक्चर करती है सरकार ऊपर से, ये विवाद उत्पन्न ऊपर से करती है, नीचे भेजती है कि भाई ये करो वो करो, ताकि आपस में जो भाईचारा है, प्यार है, वो टूटे लोगों का। लेकिन हमारे यहाँ धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद गई शिविर में, हमने भी सेवा करी और सबका स्वागत है। और ये इतना लंबा टाइम नहीं है, कुछ वक्त के लिए होता है और यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यही हमारा कल्चर है, सांझी संस्कृति है। नमाज पे इसी तरह के विवाद उठाए थे, सड़क भी लोगों की है, ये कार्यक्रम भी हमारी संस्कृति के हैं, संस्कृति भी लोगों की है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम हमारे क्षेत्र में क्योंकि शिव भक्त गुजरते हैं तो उनका स्वागत है और उनका आदर सम्मान है। चौधरी नरेश टेकी जी ने जो बयान दिया था उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा, कैसे देखती है आप उस बयान को और भी और उस हंगामे को? देखिए, वो हमारे इलाके के बड़े हैं, हमारे हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो कई बार जब बड़े बुज़ुर्ग हिदायत देते हैं, बड़ों का ही काम है हिदायत देना, तो उन्होंने उस अधिकार से वो हिदायत दी। अपने बच्चों को समझाने का हक है उन्हें, सब उनसे छोटे ही हैं जो शिव भक्त भी निकलते हैं, तो मुझे कोई इसमें वो नहीं लगता। बड़ों की बात आदमी माने समझे, अगर सुधार की बात है तो करना भी चाहिए। ये तो दो दिन से जो विवाद इंटरनेट पर छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वो है आपका और सहारनपुर के एडीएम का। क्या पूरा प्रकरण था? चूँकि अभी जो भी मामला सामने आया अब तक वो आपकी शिकायत के माध्यम से ही सामने आया। हो सकता है भाई कुछ दूसरे मीडिया संस्थानों को भी आपने इंटरव्यू दिए हों, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं आया, तो शायद लोग जानना चाहते हैं कि पूरा मामला था क्या? देखिए, पूरा मामला अधिकारियों से मिलने का हमारा रहता ही है, लेकिन मैं अपने किसी काम से नहीं गई थी, ना मेरा कोई निजी काम था, लेकिन ना मेरी लोकसभा का था। ये सहारनपुर लोकसभा की क्षेत्र में छुटमलपुर पड़ता है, वहाँ की जो चेयरमैन है वो भी महिला हैं और महिला होने के नाते मैं वहाँ से गुज़र रही थी। उनकी मेरी बात भी हो चुकी थी उससे पहले, तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ मैं भी वहाँ पर थी और वो वहाँ पर 3 घंटे से वेट कर रही थी एडीएम से मिलने के लिए। तो उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, मेरे पास आई, वो बड़ी परेशान थी, भावुक थी और अपनी परेशानी जाहिर करके कहने लगी कि हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है और आप मिलवा दीजिए। तो मैं उनके साथ, क्योंकि वो बड़ी परेशान नज़र आई, मैं उनके साथ चली गई। वहाँ पर एडीएम मौजूद नहीं थे, उनके दफ्तर में पता किया कि वो लंच पे हैं। चेयरमैन साहिबा ने बताया कि 12:30 बजे से यही कहा जा रहा है कि लंच पे हैं। तो मैंने उन्हें खुद फ़ोन किया, 3 बार मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर एडीएम एफ
का बगल में ऑफिस है, वो आए। उन्होंने फिर उनसे बात करी, जिसके बाद लगभग 3:45 के करीब एडीएम साहब अपने दफ्तर आए। आने के बाद उन्होंने उनका, क्योंकि आराम में खलल हो गई थी उनके, तो वो पहले से ही एक मूड में आए वहाँ पे। उन्हें बिल्कुल नापसंद आई ये बात कि हमने उन्हें बुलवाया। खैर वो आके बैठे, हमने उनसे अपनी बात रखी। कोई इतना बड़ा विवाद भी नहीं था, बस ये चाह रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप जो है ईओ में और चेयरमैन में, उसको वो आमने सामने बैठाकर सुलझा दे। उन्होंने कहा लिखित में दो। हमने कहा लिखित में कोई शिकायत का मुद्दा नहीं है, सिर्फ सामंजस्य बनवाना है। आप ईओ के सीनियर हैं, आप बुला के दोनों को करवाइए। तो फिर चेयरमैन साहिबा ने अपना पक्ष रखा। वो जब अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दीजिए, जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीज़ी उन्होंने और बिल्कुल डिसमिस किया उनकी बात को, उस बीच मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है आपका बात करने का। लेकिन उसके बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, तो हम वहाँ से उठ के आ गए और लिखित में हमने अपनी तरफ से शिकायत दी। कमिश्नर को, डीएम को, सभी लोगों को अवगत कराया। डीएम साहब से उसी दिन मेरी बात हुई। मैंने बाहर निकलते ही दफ्तर से उन्हें अवगत कराया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सभी अधिकारी लोग भी कावड़ के व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो हमने इस मामले को इतना प्रेस भी नहीं किया, लेकिन मीडिया के माध्यम से अब ये मामला हाईलाइट हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि अफसरशाही हावी है अब। आप चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर अफसर किसी की नहीं सुन रहे हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र का आईना जनप्रतिनिधि हैं। जब लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी तीनों सही तरीके से काम करते हैं, तब जाके ही लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ही हावी हो जाएगा तो फिर जनप्रतिनिधि की तो ज़रूरत नहीं है, जनता की ज़रूरत नहीं है। एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाना या ना मानना, जनता की आवाज़ को दबाना है। तो ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। और वो जो अधिकारी हैं एडीएम, वो बिल्कुल महिला विरोधी उनकी विचारधारा है। कई लोगों से, अधिकारियों से खास तौर पर, ये अभी तक नहीं सीख पाए हैं कि महिलाएं भी कुछ आदेश दे सकती हैं, या महिलाएं भी आपके बीच में आके अपना अधिकार ले सकती हैं। तो उसकी उन्हें अभी आदत नहीं है। तो 2 महिला जनप्रतिनिधि उनके बीच में थी। एक सम्मानजनक बात करने का तरीका होता है, वो तो हमारे समाज का हिस्सा है। वो भी प्रोटोकॉल तो छोड़िए, वो भी नहीं उनसे हो पा रहा था। तो मेरी तो यही मांग है, मैंने डीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्हें भी यही कहा कि भाई उनकी कम से कम ट्रेनिंग कराएं। आपके अधिकार में कुछ नहीं है। और हम किसी पे हमारा काम था उनकी कार्यशैली को उजागर करना, जो हमने किया। आगे अब सरकार के हाथ की बात है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, जो सरकार नारी सशक्तिकरण का नारा दे रही है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं 33%, तो वो सरकार असल में उनकी नीयत क्या है ये साफ हो जाएगी अगर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। क्योंकि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, जब उनके साथ ऐसे ही बदतमीज़ी हो रही है, तो आप और लोगों को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं महिलाओं को, तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो मैं तो अभी इंतज़ार में हूँ कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, हम देखना चाहते हैं, और तभी उनकी नीयत भी साफ़ होगी। क्या गेट आउट जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया गया? एडीएम साहब तो कह रहे हैं कि भाई जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उन पे पड़ी है तो अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन एडीएम एफबी वहाँ मौजूद थे और हमें इस तरीके से सिर्फ उन्हीं पे क्यों हमने ये आरोप लगाया। 1 साल से मैं अपने जनप्रतिनिधि का कार्य कर रही हूँ, अधिकारियों से लगातार मिलना हो रहा है। इससे पहले भी हम जनता की बात लेकर जाते थे, तब भी जब मैं कुछ नहीं थी तब भी सब सम्मानजनक बैठाते थे, बात भी सुनते थे, क्योंकि जनता का भी अधिकार है अधिकारियों तक जाने का। तो सबको छोड़ के सिर्फ एक एडीएम पे मैं क्यों उंगली उठाऊंगी? कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी। हम अपनी तरफ से सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते और सम्मान ही हम पाते हैं। फिर सब अधिकारी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं उन्हें तो सबक सीखना पड़ेगा कि क्या तरीका है लोगों से बात करने का और किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। वो कहीं के मालिक नहीं हैं, वो भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के सेवक हैं। और जब हम जनता की बात को उनके पास लेकर जाएंगे तो उन्हें सुनना पड़ेगा। जनता के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, और ये हम सुनिश्चित कराएंगे। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि भाई इस दफ्तर का मालिक मैं हूँ? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप जाइए,
लिखित में दीजिए। मैंने उन्हें, फिर उन्होंने ये कबूल भी करी बात। जब मैंने उन्हें कहा आप इन्हें कैसे कह सकते हैं जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा मुंह से निकल गया तो माफ़ी मांगिए। तो कहने लगे नहीं माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं, जाओ किसी को ही शिकायत कर दो जाके। तो ये बातें हुई वहाँ पर। और ये मेरा दफ्तर है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, जैसा मेरा मन करेगा वैसा यहाँ पे होगा। तो मैंने उन्हें कहा मालिक कोई नहीं हो आप यहाँ पर आप भी सेवक हो और हम भी जनता के सेवक हैं, तो मालिक तो कोई है ही नहीं। खैर बहुत बातें हुई, मैं सारी बातों में नहीं जानना चाहती, लेकिन मूल बात यह है कि उन्हें तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है। कोई वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे थे, कोई मैं पर्सनल काम उनके पास लेके नहीं गई थी। तो जो उनका दायित्व है उससे बाहर ओवर स्टेप करके उन्होंने सारे मामले को अंजाम दिया, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ होगा। और ये जो अफसरशाही इस सरकार में चल रही है, इस पर अंकुश तो लगना चाहिए, अंकुश लगाने का टाइम आ गया है। क्या कार्रवाई चाहती है इकरा हसन इस पूरे मामले में? देखिए चाहती तो मैं ये हूँ कि वो वहाँ से उन्हें हटाया जाए। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम उनकी ट्रेनिंग के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी को, ऐसे बदतमीज़ आदमी को पहले सलीका सीखे। क्योंकि ये लोग जो है एक पेपर पास करके समझते हैं ये इस देश के मालिक बन गए हैं, लेकिन इनकी अगर कार्य करने की शैली ठीक नहीं रहेगी तो इनको फिर से ट्रेनिंग पे भेजा जाए। इनकी ट्रेनिंग हो कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से काम करने हैं, और ये जनता के लिए हैं, जनता के मालिक नहीं है। तो हम चाहते हैं इनकी ट्रेनिंग हो और वो औपचारिक रूप से माफ़ी मांगे। आप कार्रवाई का इंतजार करेगी, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी, या चूंकि लोकसभा का सत्र भी आपका शुरू होने वाला है तो लोकसभा में भी ये मुद्दा उठेगा? नहीं, देखिए लोकसभा के मुद्दे जनता के हित के हैं। ये मुद्दा हम और माध्यमों से हम उठाएंगे, पत्रावली ज़रूर करेंगे। पर पहले मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जो ज़िला प्रशासन हमारा है और जो पत्र हमने लिखे हैं उसके आधार पे क्या कार्रवाई होती है। अगर कुछ नहीं होती है तो आगे भी इसमें पत्राचार तो जारी रहेगा। अब 27 का चुनाव भी आ रहा है और बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बस इस बार शायद सत्ता बदल जाए, तो ये घटनाक्रम इकरा हसन जी के दिमाग में रहेगा क्या? नहीं देखिए, हम किसी को ऐसे चिन्हित करके किसी पे हम वो कठोर वो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो तरीके हैं हमारा काम करने का, अगर तरीका सही नहीं है, हम जनता से सुनते हैं, तो हमारे पास तो सुनवाई का दरवाज़ा हमेशा खुला है, दायरा खुला है। तो इन लोगों को कौन कहेगा, कौन सुनेगा इनकी हमारी गुहार? अगर हम इनके खिलाफ़ कोई शिकायत करेंगे तो ये भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो इन पर भी कोई जांच, कोई कार्रवाई बैठनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से तो जैसा आपने बताया अनिल मंत्री जी के साथ हुआ, उसी एक सीएमओ का मामला हुआ है कानपुर में, जहां 2 सीएमओ आकर बैठ गए हैं। बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश में तो इतने ऐसे केस हैं कि मानिए मैं आवाज़ विपक्ष की ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है सत्ता वालों की भी आवाज़ आज मैं ही हूँ, क्योंकि उनकी भी कहीं सुनवाई नहीं है। तो बड़ा सवाल इकरा हसन ने अपने इस इंटरव्यू के आखिर में उठा दिया कि विपक्ष की तो चलो चल रही कि नहीं चल रही, सत्ता पक्ष वालों को भी नहीं चल रही। और पिछले कुछ समय में इस तरह के जो घटना